हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। अब हम इस वीडियो में क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, उस पहले चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्न है, जो एक्सरसाइज है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचाए और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले संक्षेप में लिखना है कुछ क्वेश्चन के आंसर, स्टार्टिंग में कुछ टिप्पणी करना है किसके बारे में, जोसेफ मेजनी के बारे में, काउंट कैमिल द काबूर के बारे में, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में और राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी। जोसेफ मेजनी के बारे में लिखना है, काउंट फैमिली द काबूर के बारे में लिखना है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जोसेफ मेजनी के बारे में, कौन थे मेजनी, क्या इनकी भूमिका थी, इनके बारे में देखते हैं। तो मेजनी जो है इटली का क्रांतिकारी था, इटली का एक क्रांतिकारी था। मेजनी का जन्म हुआ था 1807 में, कहाँ पे, जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। तो याद रखना है किस संगठन का, कार्बोनारी। 24 ईयर में वह क्या किया, 24 ईयर की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। उसने लिगुरिया में क्रांति की जिसकी वजह से उसको बहिष्कृत, बाहर कर दिया गया। उसके बाद उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली गौरीवाल्डे जोसेफ मेजनी की है, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राज्य का घोर विरोध किया, वो राजतंत्र का घोर विरोध किया, इसने राजा का घोर विरोध किया, राजतंत्र का घोर विरोध किया, और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मैटरनिख ने उसके विषय में कहा, इसके विषय में, जोसेफ मेजनी के विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन था। तो इस तरीके से आपको मेजनी के बारे में लिखना है। आगे पढ़ते हैं। आगे है काउंट कैमिलो द काबूर। कौन था, क्या किया इसने काउंट कैमिलो द काबूर ने? तो काउंट कैमिलो द काबूर इटली में मंत्री प्रमुख था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत रखने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर न तो वह क्रांतिकारी था और न ही स्वतंत्र जनतंत्र में ये विश्वास रखता था। इटालवी अभिजात वर्ग के तमाम और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा की कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। इटालवी भाषा से ज़्यादा अच्छी वह फ्रेंच बोलता था। कौन? काबूर। अंत में क्या हुआ, अतः इटली में सम्राट विक्टर इमैनुअल ने उसे 1852 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बना दिया गया। किसे बना दिया गया? काउंट कैमिल द काबूर को। कौन बनाया? इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने। कब? 1852 में। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए। उसने सेना में सुधार किया, काबूर ने। उसके बाद उसने काबूर ने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरह यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 में काबूर की मृत्यु हो गई। फिर वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिसके कारण 18 फरवरी 1861 में इटली को संसद ने विक्टर इमैनुअल के इटली का सम्राट घोषित किया। कौन इटली का सम्राट बन रहा है? विक्टर इमैनुअल। कब बन रहा है? 1861 में। इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। आगे है टिप्पणी, किस पे लिखना है? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पे टिप्पणी लिखना है। तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के पश्चिमी अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया।
15 सेंचुरी में क्या हुआ कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान किसका हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार में उनकी मृत्यु हो गई और अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी यूनान को। आगे है कि फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में टिप्पणी करना है। तो फ्रैंकफर्ट संसद जो है, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। वह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रथा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसे अस्वीकार कर राजाओं का साथ दिया, जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों के प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरी और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रसा के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा में सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद क्या हो गई? भंग हो गई। आगे है राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन में भाग लिया। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं ने केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने का साथ दिया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन नंबर 2 कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। और ये कदम कौन कौन से थे? पहला है कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। अगला है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इन नई स्तुतियाँ रची गईं और शपथ ली गई। शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। नेक्स्ट है 5th नंबर इसी में कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे।
जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। तो ये क्या थे, एक तरीके से ये जो प्रतीक का सहारा लिया गया फ्रांसीसी क्रांति में वो थी मारियान और जर्मेनिया। मारियान के बारे में देखते हैं। मारियाना यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस में अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया गया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा, कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गईं ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक को याद आती रहे और वह उससे अपनी तादाद में तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई। अगला है जर्मेनिया पे बताना है। जर्मेनिया पे टिप्पणी लिखना है कि जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। किस राष्ट्र की? जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक था। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र के प्रतीक बनकर उभरी और एक नारी छवि थी ये जर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जर्मनी के एकीकरण को संक्षेप में पता लगाना है, एक प्रक्रिया का पता लगाना है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के कुछ चरण इस प्रकार हैं। देखिए महत्वपूर्ण चरण। फर्स्ट है कि जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। सेकंड है संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। थर्ड है जर्मन लोगों में 1848 से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। फोर्थ है उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हुए। इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। 6 नंबर है कि प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। इसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। 18 जनवरी 1871 में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हुई। 10 नंबर है कि वर्साय के शीश महल में जर्मन राजकुमारों ने सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। इस प्रकार जर्मन राष्ट्र एकीकरण हुआ। इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य का एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार इस प्रकार हैं। प्राचीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग में भेद खत्म किया गया। 1804 में नेपोलियन संहिता का जन्म हुआ और इससे आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। समान कर प्रणाली लागू की। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों, देशभक्तों को सम्मानित किया गया। आगे है डच गणतंत्र। स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया। किसानों को भू राजस्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण हटा लिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया।
आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। उसने दंड को कठोर बनाया नेपोलियन ने, और जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। नेक्स्ट है 10th नंबर कि शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान, गणित व मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया, और इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई आज़ादी को चखा। तो इस तरीके से ये जो आपका एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, जो टिप्पणी थी वो भी कंप्लीट करा दी गई है। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें, जिससे हम और भी वीडियो आपके सामने लाते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें ताकि उनको कुछ प्रॉफिट होता रहे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यावाणी चैनल।